बुरा तभी लगता है, दुख तभी उठता है जब आप बंध चुके होते हो। और कई बार मामला इतनी आगे आ चुका होता है कि अब पलटा नहीं जा सकता, इरिवर्सिबल हो जाता है। तो इसीलिए हम बात का संज्ञान, कॉग्निजेंस ही बहुत देर से लेते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है, फिर यही रह जाता है पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। और महिलाएं खास तौर पर, आप तो समझेंगी, आप एक रिश्ते में आ गए हो और वहां बच्चे भी पैदा हो गए हैं, अब कैसे रिवर्स करोगे, क्या करोगे? तो आपको पहले तो ये देखना होगा कि आप जवानी में आप एक रिश्ता बनाने जा रहे हो, कुछ आप जानते भी हो अपने बारे में, जिंदगी के बारे में, या बस दो ताकतें आपके ऊपर काम कर रही हैं, एक शारीरिक हार्मोनल और एक सामाजिक माने फिल्मी परंपरागत, जहां आपको बता दिया गया है कि जिंदगी में एक विपरीत लिंगी तो होना ही चाहिए, लड़की या लड़का होना चाहिए, और वो होगा तभी तुम्हारी जिंदगी सार्थक मानी जाएगी, और इतने साल के हो गए तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, सामाजिक बातें। तो आप बस शरीर और समाज के गुलाम बन करके किसी इंसान को जिंदगी में ला रहे हो, या आप कुछ जानते समझते हो अपने बारे में? अब जानने समझने की तो बात ऐसी है कि हमें यही नहीं पता कि अपने लिए एक शर्ट का चुनाव कैसे करें, हमें यही नहीं पता कि टीवी पर कौन सा शो देखना है, हमें यही नहीं पता कि राजनीति में नेता कौन सा चुनना है, अपने लिए बाइक कौन सी चुननी है, गाड़ी कौन सी चुननी है, किस जगह पर जाकर के रहना है, कौन सी किताब चुननी है पढ़ने के लिए, हम कुछ नहीं जानते। हम 22 साल के, हम 25 साल के, कई बार तो हम बस 15 साल के होते हैं, और हम तभी कह देते हैं कि हम रिश्ता बनाने चले जा रहे हैं। तो ये जो आत्म अज्ञान है ना, खुद को बिल्कुल नहीं जानना, उसके बावजूद बड़े आत्मविश्वास के साथ जाकर के फैसले कर लेना, रिश्ते बना लेना, और बिल्कुल इरिवर्सिबल फैसले भी कर लेना, करियर चुन लेना, पार्टनर चुन लेना, ये जो चीजें होती हैं बहुत घातक होती हैं। और यही चीज कभी तो देखिए हत्या वगैरह हो गई, चाहे वो पत्नी द्वारा पति की हत्या हो या इतनी दहेज हत्याएं होती हैं वो हो, हत्या हो गई तो सुर्खियों में आ जाती है। हत्या हमेशा हो जरूरी नहीं होता, लेकिन गलत निर्णय आपने ले लिया तो आपको उसको ढोना पड़ता है बहुत लंबे समय तक। और बाहर बाहर से लोगों को यही लगेगा कि चल रहा है ठीक है, कोई नौकरी पकड़ ली है, कोई इंडस्ट्री, कोई फील्ड पकड़ लिया है और ये उसमें जॉब कर रहे हैं, ठीक ही है, सैलरी मिल रही है, या कि पत्नी कोई पकड़ ली है, पति पकड़ लिया है, देखो 2-3 बच्चे भी हो गए हैं, सब चल रहा है, ठीक ही है। जो चल रहा है वो ठीक ही नहीं है, वो भी एक प्रकार की आत्महत्या ही है। भीतर से खुद को बर्बाद करना, उसको आत्मघात क्यों ना माने। और भीतर से खुद को बर्बाद करने में गलत तरीके के रिश्तों का सबसे बड़ा योगदान होता है। और रिश्ते में बस यही नहीं आता कि इंसान से रिश्ता, आपका अपने काम से रिश्ता, आपका अपने घर से रिश्ता, आपका अपनी जगह से, देश से रिश्ता, राजनीति से रिश्ता, धर्म से रिश्ता, ये सब, कोई भी रिश्ता बनाने वाले हम ही होते हैं। तो इसीलिए कोई भी रिश्ता बनाने से पहले साफ साफ पूछना पड़ेगा, इस रिश्ते से मैं चाह क्या रहा हूं और क्यों चाह रहा हूं, और जो चाह रहा हूं वो इस रिश्ते से मिलना संभव भी है क्या किसी भी हालत में। तो ये चीज रिश्ते की शुरुआत में स्पष्ट हो जानी चाहिए। मान लीजिए नहीं स्पष्ट हुई, हम में से परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, मान लीजिए भूल हो ही गई। जब भूल हो ही गई तो लगातार रियलिटी चेक करते रहते हैं। आपकी गाड़ी होती है, आप खरीद लेते हो, उसके बाद भी डैशबोर्ड में आ जाता है ना, टायर में हवा कम है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कितने ही सारे और इंडिकेटर्स होते हैं जो बता देते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, एग्जॉस्ट में प्रॉब्लम है, इंजन में प्रॉब्लम है, कैमरा में प्रॉब्लम है, सब बता देते हैं वो। तो वैसे ही अगर आपने शादी भी कर ली है तो ये क्यों मान रहे हैं कि अब हमेशा के लिए कुछ ऐसा है जो बिल्कुल अब सुचारू ही चलेगा, जन्म जन्म का बंधन है? भाई दो इंसान हैं, दोनों की अपनी अपनी जिंदगी है, दोनों की अपनी अपनी चेतना है। देखते भी तो रहो कि ये रिश्ता जा किस दिशा में रहा है, देखते भी तो रहो तो कहीं ऐसा तो नहीं तुमने अपनी उम्मीदों के लिए उसको पकड़ लिया, उसने अपनी उम्मीदों के लिए तुम्हें पकड़ लिया, और उम्मीदें पूरी ना वो कर सकता है ना तुम कर सकते हो। और दिखे कि ये आपस में ऐसे उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, तो फिर साफ साफ बातचीत करो कि भाई ये मामला अटक रहा है यहाँ पर। अगर जब हम किसी भी रिश्ते में एंटर करते हैं तो यही सोचकर करते हैं कि ये हमारे आने वाले कल को जो है सुगम बनाएगा, सुचारू चलेगा, इसी होप के साथ कोई भी एक रिलेशनशिप के अंदर जाता है। आपने बताया कि अगर वो नहीं सही चल रहा तो उसकी सर्विसिंग होनी चाहिए, जैसे किसी भी कार की होती है या किसी भी ऑटोमोबाइल की होती है। अब उन सर्विसिंग के जो पॉइंट्स होंगे वो कौन से होने चाहिए? आप किन बातों पर लगातार गहन करें कि आपका रिश्ता जो है सुचारू चलता रहे? उम्मीद और डर, दूसरे वाले को आप कितनी अपनी उम्मीदों में बांधना चाहते हो, कितना ज्यादा आप चाहते हो कि वो आपके हिसाब से अपनी जिंदगी जिए।
कितना ज्यादा आप उम्मीदों के कारण उस पर आश्रित होते जा रहे हो, क्योंकि आप जिससे जितनी ज्यादा उम्मीद रख रहे हो ना, आप उस पर उतने डिपेंडेंट हो रहे हो, आश्रित हो रहे हो। और आप जिस पर आश्रित होते जाते हो, कभी आप उसको खुला नहीं छोड़ सकते, उसको आप स्वतंत्र जीने नहीं दोगे। ये माइक है, ये अभी मेरे बड़े उपयोग का है, देखिए मैंने कैसे इसको ऐसे पकड़ रखा है, आपने भी पकड़ रखा है। अब माइक अगर इंसान होता और माइक कहता भाई मुझे जाने दो बाहर, हम मुझे पानी पीना है, मुझे टॉयलेट जाना है, तो हम छोड़ थोड़ी देते उसको। हम कहते हैं अभी तो मेरा काम कर, अभी तो। रिश्ते भी हमारे ऐसे ही हो जाते हैं, हम ऐसे पकड़ के रखते हैं। और ये प्रेम की पकड़ नहीं है, ये आश्रयता, डिपेंडेंसी की पकड़, ये स्वार्थ की पकड़ है, डिपेंडेंसी की पकड़, डिपेंडेंसी एंड सेल्फ इंटरेस्ट। उससे जो मैं रिश्ता बना रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उससे कुछ पाने के लिए उस पर डिपेंडेंट हो गया हूं। और ये होते ही फिर एक फियर, भय उठता है कि अगर वो चला गया तो मेरा क्या होगा। ये इसलिए नहीं कि उससे मुझे बहुत प्यार है, इसलिए नहीं कि अगर वो चला गया तो उसका नुकसान हो जाएगा, इसलिए कि अगर वो चला गया तो मेरे स्वार्थों की पूर्ति कौन करेगा फिर। जैसे ही आपको दिखाई दे कि दूसरा, और आपने हमारी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में ये बात कही थी कि जब भी हम किसी रिश्ते में बंधने जाएं, चाहे वो हमारा किसी मनुष्य के साथ हो, चाहे वो हमारा नौकरी के साथ हो, चाहे वो किसी भी तरह का संबंध हो, उसमें हम सबसे पहले सवाल ये पूछें कि मुझे इससे चाहिए क्या। अब अगर हम किसी चाहत के साथ ही किसी रिश्ते में एंटर करते हैं तो फिर एक्सपेक्टेशंस तो मैंडेटरी है। आपके दिमाग में, आपके मन में, आपकी इच्छाओं में वो चाहत होगी कि पूरी हो। आपको उससे चाहिए क्या मैंने कहा, और साथ ही साथ कहा कि ये भी तो देख लो जो तुम चाह रहे हो पूरा कर भी सकता है कि नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद है, ऋषि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं कि सुनो मैत्रेयी, साफ जान लो कि पत्नी पति से यदि प्रेम करती दिखती है तो पति की खातिर नहीं, अपने खातिर। तुम्हें चाहिए क्या सचमुच उससे? आपको जो लगता है ना, आप सोचते हो मुझे एक इंसान चाहिए, इंसान नहीं चाहिए। आपके भीतर एक छिपी हुई दबी गहरी अपूर्णता है जो आप उससे पूरा करना चाहते हो। और कोई भी इंसान वो चीज किसी दूसरे इंसान को देने के लायक काबिल होता ही नहीं है, पर हम उम्मीद कर लेते हैं और कल्पना कर लेते हैं कि ये इंसान मेरी जिंदगी में आ गया तो मेरे भीतर जो एक लंबी छटपटाहट है, बेचैनी है, ये उसका इलाज कर देगा। वो उसका इलाज नहीं कर सकता। तुमने उम्मीद पाल ली है और आत्मज्ञान है नहीं, तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा नहीं, तो तुम्हें पता भी नहीं कि तुम भले ही सोच रहे हो कि ये इंसान जिंदगी में आएगा तो ये होगा वो होगा, पर वास्तव में तुम किसी भी इंसान से जो चाह रहे हो वो है भीतर की बेचैनी का इलाज। और तुम्हारे भीतर की बेचैनी का इलाज वो इंसान कर ही नहीं सकता है। इतना ही नहीं, तुमने एक गलती और करी है, तुमने उस इंसान से साफ साफ बोला भी नहीं है कि तुम उससे क्या चाह रहे हो। जो कोर्टशिप पीरियड होता है, जब प्रेम प्रसंग चलता है, तो तुमने सिर्फ ऊपरी ऊपरी गुलाबी फ्लफी बातें करी हैं, तुमने कभी कोई गहरी बात करी ही नहीं है। तुम्हारी जो सारी बात है वो बस वही चॉकलेट और टेडी बियर के तल पर रह गई है। तुमने कभी उससे जाकर के कोई हार्दिक आत्मिक बात करी नहीं है। क्यों नहीं करी है? उसमें भी स्वार्थ है। क्योंकि अगर असली बात कर दी उससे और सब कुछ जो उससे चाह रहे हो उसके सामने उड़ेल कर रख दिया तो रिश्ता ही टूट जाएगा। क्योंकि वो इंसान कहेगा तुम इस चीज के लिए मुझे जिंदगी में ला रहे हो। और आपको जो पता होता है, जो आपके अपने इरादे होते हैं, कोई बहुत अच्छे तो होते नहीं है दूसरे से, ठीक है ना। जब मामला ही हार्मोनल है तो तुम और किस चीज के लिए दूसरे के पास गए हो? ऊपर पर से मुस्कुरा रहे हो, सभ्य सुसंस्कृत बन रहे हो, लेकिन जो इरादा है वो तो पाशविक है, वहशी ही है, और वो कभी बोलोगे नहीं। सामने वाला भी हो सकता है वैसे ही इरादे रखे हो बैठा हो, पर वो भी कभी बोलेगा ही नहीं। तो ईमानदारी की बहुत जरूरत होती है कि जो चाह रहे हो सामने रख दो। पहली बात, इससे बात साफ हो जाती है। दूसरी बात, तुम्हें भी ये देखने का मौका मिल जाता है कि ये सब हो भी गया तो क्या होगा। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी ये है अपने आप से पूछना कि इंसान चाहे पति पत्नी प्रेमी की तलाश में हो, चाहे पैसे की तलाश में हो, प्रतिष्ठा की तलाश में हो, जिस भी चीज की तलाश में आदमी भटकता है, वो चीज जिनके पास है भी, क्या वो भटक नहीं रहे हैं? तो सचमुच तुम्हारा जो भटकाव है वो किस चीज के लिए है, ये जानना जरूरी है। पैसा निसंदेह जिंदगी में चाहिए, एक सीमा तक उसकी उपयोगिता है, एक तल पर उसकी उपयोगिता है, पर तुम्हारे भीतर जो बेचैनी और खोखलापन बैठा है, क्या दुनिया भर का पैसा भी उसको भर पाएगा? ये पूछना जरूरी है। ठीक है, इंसान हम सबको चाहिए, कंपेनियनशिप, संगति चाहिए होती है, और आप जवान होते हो, सेक्सुअल नीड्स भी होती हैं, वो ठीक है, उसके लिए किसी को आदमी औरत की जरूरत है, वो सब ठीक है। लेकिन ये पूछना भी जरूरी है
कि वो इंसान जिंदगी में आ गया तो भी जो यहाँ हॉलो बैठा रखा है मैंने, और जो एक अव्यक्त छटपटाहट है, क्या ये इंसान उसको भर भी पाएगा? ये अपनी तो ठीक कर नहीं पाया जिंदगी, क्या मेरी ठीक कर पाएगा? पर हम सब यही सोचते हैं कि अमुक आदमी मेरी जिंदगी में आ गया तो बिल्कुल चांद तारे बिखर जाएंगे, और गुलाबी फिजा होगी इंद्रधनुष वाली। उसकी अपनी जिंदगी कैसी है? क्या वो अपना कल्याण कर पाया है? क्या वो अपने लिए भी अच्छा हो पाया है? जब वो अपने लिए अच्छा नहीं हो पाया, तुम्हारे लिए क्या अच्छा तो होगा? बेसिकली किसी भी रिश्ते में एंटर करने से पहले एक एनालिसिस कि ये व्यक्ति मुझे क्या दे सकता है, साथ ही मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, और क्या सामान्य बातें हैं जिनके परे होकर मुझे किसी भी तरह की संतुष्टि मिलेगी। सामान्य जो है बातें वो ये कि मेरी सेक्स की चाहत, मुझे प्रेम की चाहत, मुझे कंपनी की चाहत, उसके अलावा मुझे ये क्या देगा, क्या मुझे इस रिश्ते से प्राप्त होगा। नहीं, देखिए, एनालिसिस नहीं ऑफ नहीं, दिस। ये कुंडली देखने जैसी बात नहीं है कि सिर्फ रिश्ते से पहले करनी है। ये एक जीने का तरीका है जी। अगर मैं आमतौर पर सजग नहीं हूं अपने प्रति, तो सिर्फ रिश्ता बनाने के मौके पर सजग नहीं हो पाऊंगा। ये ऐसी चीज नहीं है कि डू दिस एट दिस टाइम, कि अब आप एक रिलेशनशिप में जाने वाले हो तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर लो बैठ करके। ऐसे नहीं हो पाएगा। सेल्फ ऑब्जर्वेशन एक वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका है। या तो आप उसमें जी रहे हो, उसके साथ हो, उसका आपने लगातार अभ्यास करा है, आपका प्रेम बन गया है स्वयं को जानना, तब तो रिश्ते में भी ये संभव हो पाएगा। नहीं तो अगर आपने पूरी जिंदगी ही बेहोशी में बिताई है, आपका पूरा अभ्यास ही ऐसा रहा है कि जिधर को भीड़ जा रही है और जिधर को शरीर जा रहा है पीछे पीछे मैं भी चल दूं, अगर आपने पूरा अभ्यास ही यही करा है तो रिश्ते में भी आपके ये होके रहेगा, और रिश्ते के मौके पर बस आप कुछ अलग नहीं हो जाओगे। तो एक अच्छा रिश्ता किस आधार पे होना चाहिए? एक अच्छा इंसान पहले बनना पड़ेगा। अच्छा इंसान नहीं है तो अच्छा रिश्ता कहां से आ जाएगा? अच्छा रिश्ता सस्ती चीज नहीं होता, वो उनको ही उपलब्ध होता है जिन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर मेहनत करी होती है और अच्छे इंसान बने होते हैं। हमको क्या लगता है कि हमारी उम्र हो गई है तो हमें प्रेम मिल जाएगा। प्रेम उम्र से नहीं मिलता है। प्रेम बहुत मेहनत से, अभ्यास से, ज्ञान से मिलता है। प्रेम ऐसी चीज नहीं होती है कि आई टू हैव फॉलन इन लव। वो सिर्फ एक हार्मोनल कलाबाजी होती है, और वो जानवरों में भी होती है। बस जानवर इतने बेईमान नहीं होते कि बोलें कि प्यार हो गया है। आपको पहले खुद को देखना पड़ेगा, और ये जो खुद को देखने वाली बात है, ये और प्यार बहुत करीब की चीजें हैं। अपनी जिंदगी में झांकने की हिम्मत रखना, साफ साफ देख पाना, और प्यार, इश्क, आशिकी, ये बहुत करीब की बातें हैं। किसी ऐसे इंसान के साथ मत जुड़िए जिसको आप पाएं कि वो अपनी निजी जिंदगी में ही बहुत बिखरा हुआ है, जो अपने ही विचारों और भावनाओं के प्रति बहुत अंधेरे में है, जो जानता ही नहीं कि उसकी इंपल्सेस, इंस्टिंक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, जिसको पता ही नहीं कि उसके थॉट्स हैं, उसका बेसिस क्या है, क्या क्यों उसने कोई बात सोचनी शुरू कर दी है। जो इंसान अपने लिए ही अच्छा नहीं है, वो किसी और के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता, भले ही वो कितने भी कस्मे वादे उठा ले, वो खूब कह ले, गाना सुना दे, दिखने में हैंडसम हो सकता है, प्रिटी हो सकता है, लेकिन वो किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा तो अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी वही होगा जिसमें अपने अंधेरे और अपने कचरे का सामना करने का साहस रहा है। पूरा तभी, देखिए, शादी मूलतः संगति की बात होती है। आपसे कह दिया गया है कि अब आप किसी की अनिवार्य संगति करोगे उम्र भर, ठीक है ना? यही है ना शादी। अब आप किसी व्यक्ति की अनिवार्य संगति करोगे उम्र भर, इसे कहते हैं शादी। तो हम संगति की बात कर लेते हैं। आपने ग्रोथ और फ्रीडम की बात करी। संगति अगर अच्छी है तो वो फ्रीडम में सहायक होगी। संगति अगर अच्छी है तो उससे ग्रोथ मिलेगी, भीतरी बाहरी हर तरह की मिलेगी। और वही संगति अगर कुसंगति है तो वो आपकी फ्रीडम छीनेगी, आपके पर काटेगी, और आपको विकसित भी नहीं होने देगी, ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो बात तो सारी इसकी है कि आपने किसको चुन लिया है संगति के लिए। ये कौन है जिसके साथ रिश्ता बना रहे हो, चाहे वो शादी का रिश्ता हो, चाहे कोई और रिश्ता हो, चाहे दोस्ती यारी का भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, किसकी संगति में पढ़ने जा रहे हो। अब यहां से बात मजेदार शुरू होती है, क्योंकि आप किसके साथ रिश्ता करने जा रहे हो ये तो आपने ही चुना है। सही बात। और चुनना आपको किसी ऐसे को है जो इतना समझदार हो कि आपको भी उठा दे,
आप इतने अच्छे को चुनोगे कैसे अगर आपको चुनने की तमीज ही नहीं है तो? और चुनने की तमीज हमें सिखाई नहीं जाती हमारी शिक्षा व्यवस्था में। प्रश्न करना, बार बार प्रयोग करना, ये सब कहीं शामिल ही नहीं है। हमें तो अंधानुकरण सिखाया जाता है, धर्म में भी, शिक्षा में भी, परिवार में भी, संस्कार में भी। ये बात है, ऐसी है, चुपचाप मानो, पूछना मत। कोई पूछे ऐसा क्यों है, ये ऐसा कैसे है, आपने मुझे ये कहानी बताई, ऐसा हुआ, फिर ऐसा होता है, स्वर्ग में ये है वो है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, वो आप सवाल उसे करने नहीं दोगे। और बिना सवाल किए कोई समझदार बन नहीं सकता। और जब वो समझदार बनेगा नहीं तो अपने लिए कोई घटिया आदमी ही चुनेगा संगति के लिए। और जब घटिया आदमी चुन लोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। तो अगर मान लीजिए कि इस चर्चा को हमारी कोई ऐसे पेरेंट्स सुन रहे हों जो कि डिसीजन मेकिंग है, जो कि हिंदुस्तान में है, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग कि भाई यहाँ ज्यादातर शादी विवाह जैसे फैसले हैं जो माता पिता ही लेते हैं। ये देखिए, अगर हम अब इसको, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर कुछ बचा ही नहीं आगे बात करने को। माँ बाप पहले पूरी ईमानदारी से कहते हैं बच्चों के लिए प्रेम है, इसी प्रेम के नाते थोड़ी ईमानदारी दिखा दें माँ बाप, और बताते हैं कि माँ बाप खुद कितने समझदार हैं। ये कोई नहीं मानेगा। नहीं मानना है अगर, तो फिर तो जब आप अपने बच्चों को भी लेकर बेईमानी कर रहे हो तो फिर इसका मतलब आप अपने बच्चों से ही प्यार नहीं करते ना। आपने कहा कि भारत है, यहाँ हमें मानना ही पड़ेगा कि माँ बाप अपने बच्चों के जिंदगी का फैसला लेते हैं। मैं तो बस एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, माँ बाप खुद कितने समझदार हैं? और अगर मुझे ये इतनी भी भीतर सत्यनिष्ठा नहीं है, बेबाकी नहीं है, ईमानदारी नहीं है कि मैं मान सकूं कि मैं भले ही अब 50 साल का हो गया हूं, मैं बाप हूं या मैं माँ हूं, लेकिन मेरी अपनी जिंदगी बर्बादी गुजरी है क्योंकि मुझे कभी सही से फैसले लेना आया ही नहीं। अगर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं तो फिर मैं अपने बच्चों का भी शोषण ही करूंगा, अत्याचार ही करूंगा, इमोशनल लेवल पर भी होगा, हर तरीके से करूंगा। मैंने अपने को ही बर्बाद कर दिया तो दूसरे को कैसे नहीं करूंगा? अगर मैं किसी का भला कर सकता तो सबसे पहले अपना भला करा होता ना। जब मैं अपने ही भला नहीं कर पाया तो अपने बच्चों को क्या भला करूंगा? मैंने खुद जिंदगी में कैसे कैसे निर्णय लिए हैं, और मैं अपने बच्चों से कह रहा हूं तुम्हारी जिंदगी के निर्णय मैं लूंगा। पहली चीज तो ये करनी चाहिए कि अभिभावक होने के नाते हाथ जोड़ के बच्चों से कहना चाहिए, हमने तुम्हें पैदा कर दिया, तुम कैसे पैदा हो गए हमको मालूम नहीं, पर जैसे भी हो गए तुम पैदा, हम तुमको एक बात बता देते हैं, कम से कम वो गलतियां मत करना जो हमने करी हैं। हम तुम्हें कुछ सिखा नहीं सकते, पर हमारी जिंदगी का उदाहरण ले लो तुम, कि जो जो हमने करा है वो मत करना बस तुम। लेकिन उल्टा चलता है, इतने अहंकारी होते हैं माँ बाप भी, कहते हैं हमने जो जो गलतियां करी हैं बेटा अब तुम उनको दोहराओ। ये प्यार है? आप कहते हो आपको अपने बच्चों से प्यार है, आपको बच्चों से प्यार होता है तो आप अपने बच्चों को आजादी देते। आप कहते हैं कि छोड़ो मेरा अहंकार एक तरफ, मेरी इज्जत करने की जरूरत नहीं है, मेरे पद चिन्हों पर चलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कर लो मेरे पद चिन्हों पर मत चलना क्योंकि मैं बहुत बुरी राह चला हूं। लेकिन 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 इतना साहस कि हम अपनी हार भरी जिंदगी और घाव भरी जिंदगी को बिल्कुल दो टूक स्वीकार कर पाए, इतना साहस हम में होता नहीं, इतना प्रेम भी नहीं होता। तो हम अपने बच्चों के सामने भी बिल्कुल फन्ने खा बन के खड़े हो जाते हैं कि देखा मैं ना दुनिया का सबसे सफल आदमी हूं और मैं सब दुनिया का सबसे होशियार आदमी हूं, मेरी राह पर चलो, मेरी राह पर। तो यहाँ से तो फिर वो बात ही खत्म हो गई। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करवाना होगा, लेकिन इसमें बच्चों का कहाँ से रोल आएगा भाई? पिस तो इसमें बच्चे रहे हैं, हम देख रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें अपने परिवार की ही बात करें तो हमारे परिवार में जो बड़े बुजुर्गों ने शादियां करवाई, अगर मान लीजिए सैंपल साइज 10 का था तो उसमें मान लीजिए 6 सफल हो गई होंगी और 4 असफल हो गई, या 8 सफल हो गई होंगी, 2 असफल हुई हैं। सफल असफल का मानक क्या है? मानक यही मान लेते हैं कि चल रहा है। मानक तो हमने बहुत नीचा रख दिया। ये तो आपने 10% पर पासिंग मार्क्स रख दिए कि मतलब 100 में से 10 नंबर आ गए तो उसको भी पास मानेंगे। कि चलो डक ओढ़ करके भी मैंने कहा कि रख देते हैं, लेकिन उसमें भी ये है कि 2 ऐसी हैं जो मतलब टिक भी नहीं पाई, उनमें बड़े द्वेष हुए, बड़े अहंकारों में वो रिश्ते खराब हो गए, इस स्थिति तक पहुंच गए जिनको समाज भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा। उसके बावजूद वही लोग फैसले ले रहे हैं, उसके बावजूद वही लोग क्लेम कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम जो कह रहे हैं। तो मुझे उनसे कम समस्या है जो ये खुद फैसले ले रहे हैं।
भाई हर आदमी को हक है खुद भी बर्बाद होने का और अहंकार के नाते अपने आप को दूसरों पर थोपने का भी। हर आदमी को यह हक है, कर सकता है। मेरी जिंदगी है, मैं उसे करूंगा बर्बाद। और यही नहीं, मैं खुद को आदर्श की तरह प्रस्तुत करूंगा। आप कर सकते हैं ये। मुझे समस्या उनसे है जो ऐसी बातों को माने ले रहे हैं। एक निहायत ही असफल आदमी और नासमझ आदमी आप पर चढ़ा आ रहा है आपकी जिंदगी के फैसले लेने के लिए। मुझे समस्या उनसे है जो चढ़ने दे रहे हैं। वो चढ़ रहा है तो चढ़ रहा है, उसका हक है चढ़ने का, पर तुम्हारा भी हक है उसे न चढ़ने देने का। तुम क्यों उसे चढ़ने दे रहे हो? अरे छोटी मोटी बातों में दूसरों का मन रख लिया जाता है। छोटी बात, ठीक। आप एक शर्ट पहन रहे हो, किसी ने कहा ये मत पहनो, तुम दूसरी पहन लो। आप कहेंगे शर्ट ही तो है, लाओ दूसरी पहन ले, कोई बात नहीं है ना। कई बार आदमी ये भी कर लेता है, किसी ने कहा कि नहीं देखो हमारी खातिर दाढ़ी हटा दो। आप कहोगे चलो ठीक है कोई बात नहीं, दाढ़ी है फिर उगाएगी, हटा दी। है ना। ये छोटी बातें हैं जिंदगी की। आप एक जगह घूमने आना चाहते थे, आपके किसी दोस्त यार ने या पति पत्नी ने बोल दिया नहीं यहाँ घूमने चलते हैं। आपने कहा चलो कोई बात नहीं है, यहाँ चले। छोटी बातों में दूसरों का मन रखा जा सकता है, पर संगति, वो भी जीवन भर की लगभग अनिवार्य संगति, जिसको या तो फिर मौत तोड़ सकती है या तलाक तोड़ सकता है। इतनी अनिवार्य संगति, इतनी अनिवार्य संगति का फैसला आप किसी और को लेने दे रहे हो, तो मुझे आपसे कोई सहानुभूति नहीं है। आप कोई लायक आदमी ही नहीं हो। आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है कि कोई और चढ़कर आपके ऊपर आपकी जबरदस्ती शादी कराए दे रहा है। कैसे अपने आप को जवान बोल रहे हो भाई? ये कितना ज्यादा निजी फैसला होता है। इससे ज्यादा निजी कुछ हो सकता है? विवाह से ज्यादा निजी कोई बात हो सकती है? वो आपके लिए कोई और तय कर रहा है। अब आदमी कैसे हो? और मैं बदतमीजी करने को नहीं कह रहा। मैं बस दृढ़ रहने को कह रहा हूं। मैं उपद्रव करने को नहीं कह रहा। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल उद्दंड होके घर में उत्पात करना शुरू कर दो और माँ बाप को गाली गलौज शुरू कर दो। ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक लक्ष्मण रेखा होती है, वो कहां खींचनी है इंसान को पता होना चाहिए। स्टैंड तो लो कम से कम। नहीं तो जवान क्यों बोल रहे हो अपने आप को? बोलो कि अभी भी मैं दुधमुहा बच्चा हूं। और माँ बाप से भी पूछो कि आपने एक जवान और काबिल बेटा या बेटी पैदा करा है ना, तो अगर आपने मुझे अब काबिल बना दिया है तो मुझे छोड़ो ना फिर। और अगर आप अभी भी मेरी जिंदगी के फैसले ले रहे हो तो इसका मतलब आप मुझे काबिल नहीं बना पाए हो। और अगर आप इस काबिल नहीं थे कि मुझे काबिल बना पाओ, तो फिर आप अपनी किस काबिलियत के दम पर अब मेरे और फैसले ले रहे हो? माँ बाप की काबिलियत तो इसी में होती है कि वो बच्चों को इतना काबिल बना दें कि बच्चे अपने फैसले फिर खुद ले पाए। यही है ना माँ बाप की काबिलियत। ये कैसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के फैसले तब भी ले रहे हैं जब बच्चा 30 साल का हो गया है, अभी भी उसको बच्चा बोल रहे हैं। वो उनका चिंटू है, नीटू है, कह रहे हैं मेरा चिंटू छोटू है। ये क्या है? तुमने क्या फिर उसकी परवरिश करी है? अरेंज मैरिज चल ही इसीलिए रही है क्योंकि ज्यादातर लोग इस लायक ही नहीं हैं कि वास्तविक प्रेम कर पाए। तो एक नेसेसरी इविल है अरेंज्ड मैरिज। हाँ, तो जब प्रेम नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है कि ये बतौर एक समाज हम ये फैसला करें कि भाई प्रेम तो अनावश्यक चीज है। लड़का लड़की को इकट्ठे बांध दो, कुछ साल में उनके बच्चे वगैरह हो जाएंगे, गृहस्थी चल पड़ेगी, प्रेम की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल हम ये फैसला कर सकते हैं। पर अगर हम ये फैसला करते हैं तो फिर वही सब चलता रहेगा जिससे आप अभी थोड़ा परेशान लग रहे हैं कि अत्याचार क्यों है, हिंसा क्यों है, शोषण क्यों है। जिनको हम अपना कहते हैं उन्हीं के हाथों खून क्यों बह रहा है। ये सब लगातार चलता रहेगा। और जरूरी नहीं है कि हिंसा हो तो खून बहेगी। जरूरी नहीं है कि हर घाव शरीर पर ऊपर ऊपर ही दिखाई दे। ज्यादा बड़े जो घाव होते हैं ना, वो भीतरी होते हैं। जहां प्रेम नहीं होता वहां पर रिश्तों में एक दूसरे को बहुत भीतरी घाव दिए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ चिढ़ होती है और घुटन होती है और भाग भी नहीं सकते। इसीलिए गजब के भीतर एक 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 हिंसा उठती है, प्रतिक्रिया उठती है। दिख रहा होता है जिंदगी बर्बाद जा रही है और अब आप कुछ कर भी नहीं सकते। विशेषकर अगर आप महिला हो, अब आप बच्चे हो गए हैं, अब आप क्या कर लोगे?
तो फिर सूक्ष्म तरीकों से अंदरूनी हिंसा करी जाती है, वो किसी अखबार में नहीं छपती, उसको लेकर के कोई इंटरव्यू पॉडकास्ट नहीं होता, कोई नहीं पूछने आता, पर वो हर घर में होती है और लगातार होती है। वो प्रमाणित भी नहीं करी जा सकती कि हो रही है, क्योंकि वो किसी सीसीटीवी पर कैद नहीं हो सकती, उसकी कोई एफआईआर नहीं हो सकती। चल रही है वो। कोई दिन भर आपका दिल तोड़ रहा है, आप इसकी एफआईआर क्या करोगे? एक नजर जो है, एक नजर बहुत बुरी तरह आहत कर सकती है कि नहीं? एक छोटा सा वाक्य ताना बन सकता है और छल नहीं कर सकता है आपको। और कौन छल नहीं कर सकता है? जिसके साथ आप दिन भर रह रहे हो। तो सोचिए, उसके पास दिन भर अवसर है आपको छलनी करने का, दिन भर भी रात भर भी। और कई बार तो वाक्य उच्चारित हो यह भी आवश्यक नहीं है, अनकहा वाक्य और ज्यादा घायल कर सकता है। सन्नाटे भी तो चीखते हैं ना, सन्नाटों में भी धार होती है, और सन्नाटे आदमी को इस कदर आहत कर सकते हैं कि वो आत्महत्या ही कर ले। ये सारी हिंसा चलती ही रहेगी अगर रिश्ता प्रेम पर आधारित नहीं होगा। लेकिन यहां मैं प्रेम आपसे कई बार कह रहा हूं, और आपने उसमें बीच में अरेंज मैरिज की बात करी, तो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, जो लोग सुन रहे हैं उनको लग रहा होगा कि ये लव मैरिज की बात कर रहे हैं शायद, क्योंकि जब आप अरेंज मैरिज बोलते हैं तो जब मैं प्रेम शब्द कह रहा हूं वो भी फिर उसी संदर्भ में समझा जाएगा। नहीं, मैं वो लव मैरिज वाले लव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गहरे अंदरूनी हार्दिक प्रेम की बात कर रहा हूं, जो सिर्फ तब आता है जब पहले आप स्वयं को जानते हो। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा जो जवानी के साथ आता है, वो लव मैरिज वाले प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मैं वो नहीं कह रहा कि अब होता है ना 13-14 साल के होते ही आशिकी अपने आप आ जाती है, जैसे कि पेड़ों पर फल फूल लग जाते हैं प्राकृतिक तरीके से, वैसे ही आदमी में आशिकी आ जाती है। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा, हार्मोनल प्रेम कि वो तो पशुओं को भी हो जाता है, उनका भी मौसम आता है, वो भी हीट में आते हैं, तो देखिए वो एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूं। कह रहा हूं कि मैं दुनिया को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, मैं अपनी भी हालत देख रहा हूं। मुझे पता है मेरे भीतर जो बेचैनी है वो वास्तव में क्या है। मैं मूर्ख नहीं हूं कि जवानी छाई और बस किधर को भी मैं फिसल गया, बह निकला। हम ज्यादातर लोगों के लिए जो प्रेम होता है वो बह निकलने वाली बात होती है, कि कोई चेहरा दिख गया, कहीं जुल्फें दिख गई, कहीं चितवन दिख गई, और एकदम आदमी फिसल ही गया। कहते भी हैं फॉलिंग इन लव, फिसल के गिर पड़े, फॉलिंग इन लव। लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट कैसे हो सकता है? लव तो नहीं हो सकता एट फर्स्ट साइट, रिएक्शन एट फर्स्ट साइट हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है ना, कि दो केमिकल मिले तो खट से फट गया। प्रेम तो समझदारी मांगता है, और समझदारी के लिए आपको जाकर के जानना पड़ेगा, बिल्कुल, उसमें समय लगता है। तो फर्स्ट साइट में तो नहीं हो सकता। लव एट फर्स्ट साइट तो एकदम ही मूर्खता की बात है। लव एट फर्स्ट साइट अगर हो रहा है तो वो बिल्कुल शारीरिक आकर्षण है, उससे आगे कुछ भी नहीं, कुछ और नहीं। मैं दूसरे प्रेम की बात कर रहा हूं, मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जिसमें आप अगर ये भूल भी जाओ कि आपके सामने जो है वो विपरीत लिंग का है, तो भी बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। ओके, जहां आप दूसरे की ओर बस इसलिए नहीं गए हो कि आप पुरुष हो तो वो स्त्री है, या आप स्त्री हो तो पुरुष है। हाँ ठीक है, विपरीत लिंगी एक दूसरे की ओर आएंगे, बिल्कुल रहेंगे, ज्यादा आकर्षण पुरुष स्त्री में होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो रिश्ते में प्रमुख बात नहीं होनी चाहिए, आधार नहीं होना चाहिए। वो आधार नहीं हो सकता रिश्ते का, वो रिश्ते में आधारभूत बात नहीं हो सकती कि क्या देखा उसमें, उसकी शक्ल देखी, हैंडसम था या सेक्सी था या जवान था तो बस हो गया, या कि उसका रुपया पैसा देख लिया, या समाज में उसकी इज्जत थी ये देख लिया, ये नहीं, वो दूसरी चीज होती है। क्या वहां ऐसा कुछ है जो मुझे भी भीतरी तौर पर थोड़ा बेहतर कर सकता है, थोड़ा मजबूत कर सकता है? ये जो मेरी चेतना का स्तर है जो बिल्कुल ऐसा ही रहता है औसत दर्जे का, क्या उस सामने वाले व्यक्ति में ऐसा कुछ है कि वो मेरी चेतना के स्तर को उठा सके, कि जिन पलों में मैं उसके साथ हूं मैं पाऊं कि मैं दुनिया को, खुद को बेहतर देख पा रहा हूं?
कि भ्रम के जाले थोड़े कट रहे हैं, ये होता है वास्तविक प्रेम। और ऐसे प्रेम में कमिटमेंट की कोई जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि कमिटमेंट बहुत छोटी चीज होती है। वहां कुछ कहा नहीं जाता, पर बात बहुत गहरी हो जाती है। वास्तव में वहां अगर आप कहने लग जाओ कि मुझे तुमसे कमिटमेंट चाहिए, तो ओछापन लगेगा, छोटी बात है। बहुत ओछापन लगेगा। कि आप उससे पूछ रहे हो, बताओ तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे, बड़ी सस्ती बात लगेगी। ये क्या पूछ लिया, ये कोई पूछने की बात है, क्यों पूछ रहे हो? बल्कि अगर पूछ रहे हो तो इससे पता चलता है कि हमारा रिश्ता ठीक नहीं है। जहां पर प्यार बार बार जताना पड़े और भरोसा बार बार दिलाना पड़े, वहां रिश्ता ठीक होगा नहीं। एक स्वस्थ रिश्ते की पहचान ये होती है कि वहां जताना नहीं पड़ता, दिन में 5 बार बताना नहीं पड़ता, आई लव यू कहना नहीं पड़ता, 5 महीने में 1 बार भी नहीं कहना पड़ता। सामने वाले में इतनी असुरक्षा, इनसिक्योरिटी होती ही नहीं है कि उसको जाकर के बार बार तुम सहलाओ कि नहीं नहीं चिंता मत करो, मैं नहीं जाऊंगा भाग करके। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब ये 2 इंसान पहले खुद किसी तल के हों। आप जितने नीचे तल का जीवन बिता रहे होगे, उतना आपका जो रिश्ता है वो शारीरिक या सामाजिक होगा। नहीं तो उसके लिए आपको ऐसा इंसान पैदा करना पड़ेगा। जब तक पूरा समाज ऐसा है कि उसमें इंसान को शिक्षा में, परवरिश में समझदारी दी ही नहीं जाती, बोध दिया ही नहीं जाता, भीतरी मजबूती दी ही नहीं जाती, तब तक यही सब चलता रहेगा। आपने कहा अरेंज्ड मैरिज अच्छी होती है कि बुरी होती है, आपने पूछा, बीच में आपने भी पूछा था कि मैरिज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सब आपने पूछा था। अब हम उस तरफ जा रहे हैं। एक बात बताइए, एक लड़का है, एक लड़की है, वो पैदा हुए, उनको जैसी स्कूल में शिक्षा मिली और घर में माहौल मिला और परवरिश मिली, वो वास्तविक प्रेम के लायक ही नहीं कभी बनाए गए। क्योंकि प्रेम कोई मौसमी चीज तो होती नहीं कि फल की तरह लटक जाएगा। प्रेम तो सीखना पड़ता है, प्रेम अर्जित करना पड़ता है ना? नहीं तो वही जानवरों जैसी जिंदगी होती है, इंसान भी पशु ही पैदा होता है। तो जब वो प्रेम के लायक है ही नहीं, तो फिर अरेंज्ड मैरिज के अलावा विकल्प क्या बचता है उसके लिए? अरेंज्ड मैरिज को एक तरह की आप सजा मानिए, जो ऐसों के लिए आवश्यक है जिनमें समझदारी विकसित ही नहीं हुई भाई। क्योंकि उसका शरीर तो गुर्राएगा, चिंघाड़ेगा, भौंकेगा कि मुझे भी अब कोई सेक्सुअल पार्टनर चाहिए। और समाज जरा व्यवस्था से चलता रहे तो इसके लिए आपको उसके किसी न किसी साथ तो बांधना पड़ेगा, नहीं तो इधर उधर जाकर के न जाने कहां पर क्या वो फिर गुल खिलाए। तो क्या करें? वो जवान हो गया है, लेकिन ना उसको सही शिक्षा मिली है, ना सही उसको बोध साहित्य कभी पढ़ाया गया, ना उसको सही संगति मिली कभी। कुछ इसका ऐसा मिला नहीं है। बस ऐसे ही जैसे आमतौर पे घरों में बच्चे पैदा हो जाते हैं, पैदा हो गए, इधर उधर करके बड़ा हो गया वो। तो वो प्रेम के लायक तो है नहीं कि वो प्रेम कर पाए, क्योंकि प्रेम बड़ी ऊंची बात होती है, प्रेम उपलब्धि होती है। प्रेम यूं ही मुफ्त में मिल जाने वाली चीज नहीं होती, बहुत मजबूत और बहुत समझदार होना पड़ता है, तब आप प्रेम के लायक बनते हो। तो ये प्रेम के लायक तो है नहीं सज्जन हमारे, लेकिन जवान हो गए शरीर से, तो अब इनका अरेंज्ड यानी आयोजित विवाह ही तो करना पड़ेगा। नहीं तो आप छोड़ दीजिए, ये जिंदगी भर इनका कुछ हो नहीं पाएगा। या तो फिर प्रतीक्षा करिए कि भाई अब तुम्हारी एक दूसरी तरह की शिक्षा शुरू होती है ताकि तुम प्रेम सीख पाओ, या तो ये करिए, नहीं तो फिर अरेंज्ड मैरिज कर दीजिए। तो इसलिए अरेंज्ड मैरिज चलती है। अरेंज्ड मैरिज चल ही इसीलिए रही है क्योंकि ज्यादातर लोग इस लायक ही नहीं है कि वास्तविक प्रेम कर पाए। तो एक नेसेसरी इविल है अरेंज्ड मैरिज। हमारे भारत में, खासकर उत्तर भारत में 99% युवक युवतियां जैसे होते हैं, ठीक है, ये तो ऐसे भी नहीं होते कि जाकर के विपरीत लिंगी से सहजता से बात कर लें। बिल्कुल फैक्ट, ठीक बोल रहा हूं। खासकर आप थोड़ा सा छोटे शहरों की ओर चले जाइए तो लड़कों की यह हालत रहती है कि वो जवान लड़की के पास जाएं तो उनके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। पता ही नहीं बात कैसे कभी बात करी नहीं, वो सहजता जानते ही नहीं है, वो बस यौन आकर्षण जानते हैं। सामने वाला जो खड़ा है वो एक मनुष्य है, वो उनको नहीं समझ में आता। उनको दिखाई देगा महिला की देह है, उन्हें सामने मनुष्य इंसान नहीं दिखाई देता।
उनको एक लड़की दिखाई देती है, तो वो या तो पसीने पसीने हो जाएगा और जबान उसकी चिपक जाएगी और हकलाना शुरू कर देगा या फिर वो अनावश्यक रूप से वहां पर दबंग बनकर और आक्रामक बनकर बात करेगा लड़की से। अब इस व्यक्ति को अगर छोड़ दिया जाए कि भाई तुम अपने लिए स्वयं साथी चुन लो प्रेम के आधार पर और रिश्ता बना लो, तो ये तो जिंदगी में नहीं बना पाएगा, ये कभी नहीं बना पाएगा। तो इसके पास तो ले दे के एक ही तरीका रहता है कि जाके माँ बाप के पांव पकड़ लेता है कि मेरा ब्याह करा लो, तो फिर अरेंज मैरिज हो जाती है। वो वही समस्या की जड़ है।